संविधान पुराना याद हुआ नहीं हुआ? बहुत सुंदर। कुछ 2 मिनट में पुराना डिवाइस काम आगे बढ़ते जाएंगे ना, पुराना याद रहता है, होते जाएगा। ठीक है, शुरुआत में प्रियम्बल पढ़ी। ठीक, प्रियम्बल में हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण PHDLG बनाने के लिए, PHDLG प्रभुत्व संपन्न मतलब सोवरेन, S से समाजवादी सोशलिस्ट, D से धर्मनिरपेक्ष सेकुलर, L से लोकतांत्रिक रिपब्लिक बोलता हूँ डेमोक्रेटिक, लास्ट गणतंत्र गणराज्य मतलब रिपब्लिक। ठीक है, फिर कैसा न्याय दिलाने के लिए 7 सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। ठीक है, फिर कैसी स्वतंत्रता? वर्बा स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। ये डेट कौन सा मेंशन है? 26 नवंबर 1949। इतना क्लियर। ठीक है, देश की एकता और अखंडता ये भी जुड़ा हुआ है। और क्या पढ़े? शुरुआत में कुछ वर्ष नहीं थे, 3 वर्ष में जोड़ा गया। कौन से संविधान से संविधान? 42वें संविधान 1976। 42nd को कैसे याद रखोगे? 4 + 2 6 1976, 4 + 4 1978। 42nd अमेंडमेंट 1976 में, 44th अमेंडमेंट 1978 में। 42nd अमेंडमेंट हुआ इंदिरा गांधी के टाइम में और 44th हुआ है मोरारजी देसाई की सरकार के समय। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे प्रोविजन देखना, इंदिरा गांधी अपने मनमानी अपने बेनिफिट के लिए कई सारे अमेंडमेंट लेके आई थी। ठीक, ये बड़े। फिर परिचय पत्र किसने बोला? संविधान का परिचय पत्र पालकी वाला। ठीक है, हॉरोस्कोप किसने बोला? मुंशी ने बोला। ठीक है, भाषा शैली कहाँ से लेगी प्रियम्बल की? ऑस्ट्रेलिया से। उसको लिखने की प्रेरणा कहाँ मिली? अमेरिका से। ठीक है, केशवानंद भारतीयवाद में ये बोला गया कि अच्छा, सबसे पहले किसमें बेरोजगारीवाद में बरी कर दिया, मतलब उसको नहीं बोला, संविधान का पार्ट है नहीं बोला। केशवानंद भारतीयवाद में 24 अप्रैल 1973 वाले केस में ये बोला कि ये भाग है और इसमें भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आगे जस्ट एक और गोलकनाथ मामला था, कौन सा था? गोलकनाथ बोम्बई, SR बोम्बई वाले वाद में वो बोला कि ये आधारभूत संरचना है। ठीक है, बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले मामले में भी ये बोला गया कि आधारभूत संरचना है। कैसे याद किए थे? बोम्बई। ठीक है, तो केशवानंद भारती वाले में भी वो आधारभूत संरचना कहीं ना कहीं मेंशन है और बोम्बई वाले केस में भी। इतना क्लियर था? ठीक है, उसके बाद पार्ट 1 देखे थे। भाग 1 में क्या? इंडिया इज टेरिटरी। ठीक है, आर्टिकल 1 पार्ट 1 में 1 से 4 आर्टिकल 1 क्या बोलता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत और इंडिया दोनों नाम मेंशन है, इसके अलावा तीसरा कोई नाम मेंशन नहीं है। उसमें 3 चीजें हैं, क्या? स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और अर्जित प्रदेश, एक्वायर्ड रीजन, एक्वायर्ड टेरिटरीज। ठीक, आर्टिकल 2 में क्या? एक्सटर्नल, बाहर से कोई चीज शामिल किया जाए तो उसकी प्रक्रिया का मेंशन है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 2 में। और क्या प्रक्रिया है? तो संसद कानून बनाकर ये सब लागू करेगी। आर्टिकल 3 में इंटरनल, कोई राज्य को तोड़े जोड़े नाम परिवर्तन करे, ये आर्टिकल 3 में मेंशन है। और कौन करेगा? ये भी संसद करेगा। प्रक्रिया कैसे? संसद कानून बनाकर करेगा। आर्टिकल 4 में क्या बोला गया कि आर्टिकल 2 और 3 में जो अमेंडमेंट होंगे वो आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इतना क्लियर था आर्टिकल 4 तक? ठीक है, उसके बाद मैं क्या बोला था? संविधान में संशोधन 3 प्रकार से। पहला साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी, जिसमें आधे से ज्यादा लोग का चाहिए रहता है। दूसरा स्पेशल मेजोरिटी, जिसमें टोटल मेंबर का आधा और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का, उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3। ठीक है, ये अगर मैं ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो दिया नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाए, फिर भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर आ जाए, निकालने बोल दे कि ये पास होगा बिल कि नहीं होगा पास। ठीक है, पंचायती राज वाले में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज पढ़ते हैं उसमें क्वेश्चन आ चुका है। पॉलिटिक्स में अभी तक ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं आया कि इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने लोग उपस्थित हैं। ठीक है, इतना टोटल नंबर है, इतना कैपेसिटी है, इतने लोगों ने वोट किया पक्ष में, इतने लोगों ने विपक्ष में वोट किया। ठीक है, अगेंस्ट में वोट किया, तो बिल पास हुआ कि नहीं। तो इसको ध्यान रखना, टोटल मेंबर के आधे तो चाहिए ही, और क्या चाहिए बोला? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, विच एवर इज मोर, ये रूल लागू करना, विच एवर इज मोर, मतलब कम से कम आधे लोग तो होने चाहिए, उससे ज्यादा क्या 2/3 भी होने चाहिए। ठीक है, तो जो ज्यादा होगा संख्या में, सपोज 500 लोग बैठे हैं, टोटल मेंबर 500 है, उसका आधा कितना? 250। ठीक है, 250 और उसका 2/3 करोगे तो लगभग 333 करीब आएगा। ठीक है, तो जो ज्यादा है, एक 500 में कितना बोल रहा हूँ? 250
अच्छा 500 में से उपस्थित है 480 लोग उपस्थित हैं, ठीक है, 480 उपस्थित हैं, तो लगभग उसका 2/3 आएगा 320, ठीक है। तो 320 या 250 कौन सा ज़्यादा है? 320, तो कम से कम 320 होने चाहिए। फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो बाकी ऐसा पूछा नहीं जाता। बस ये रखना कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है। स्पेशल मेजॉरिटी होता है कि टोटल नंबर का आधा और जो प्रेजेंट हैं एंड वोटिंग कर रहे हैं, जो उपस्थित और मतदान कर रहे हैं, उसका 2/3। एक और तीसरा कैटेगरी था स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन फ्रॉम द हाफ ऑफ द स्टेट। आधे राज्यों का, आधे से ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, आधे राज्यों का क्या चाहिए? अनुमोदन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, आधे से ज्यादा नहीं, आधा, ठीक है। यहाँ पे बारीकी में ध्यान देना होता है, एकदम पॉइंट क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा थोड़ा माइनर चेंज करके, तो ये बनना चाहिए, ठीक। उसके बाद मैं बोला संविधान संशोधन विधेयक जो है लोकसभा में लाया जा सकता है कि राज्यसभा में, कि दोनों में? दोनों में लाया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए संयुक्त सम्मेलन बुलाया जा सकता है क्या? जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। तो एक तो संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं बुलाया जा सकता, और दूसरा ऐसे कोई भी मैटर जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी लगते हो उस मैटर पे जॉइंट सेशन या संयुक्त सम्मेलन नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है। इतना क्लियर। ये जॉइंट सेशन आर्टिकल 108 में दिया हुआ है, आगे आएगा सर जब आर्टिकल 108 पहुंचेंगे, फिर भी अभी बता दिया। आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सम्मेलन या संयुक्त सम्मेलन या जॉइंट सेशन ये कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, राष्ट्रपति तो ऊपर बैठना है, इधर लोकसभा एक राज्यसभा और ऊपर राष्ट्रपति, पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है। ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक काम करो भाई, ठीक है, संयुक्त सम्मेलन बुलाओ, जॉइंट सेशन बुलाओ। जॉइंट सेशन कौन से आर्टिकल में बुलाया जाता है? 108। कैसे याद रखना? 108 किसका नंबर है? एम्बुलेंस का है। अब एम्बुलेंस कब थोड़ा इमरजेंसी केस में आता है, अब दोनों राज्यसभा अपने आपस में मारपीट हो रहे हैं, सहमत नहीं हो रहे, मतलब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा वो मारपीट हुआ, किसको बुलाया इमरजेंसी केस में? एम्बुलेंस। तो जॉइंट सेशन का आर्टिकल है 108। वहां नोट्स में मेंशन नहीं है, फिर बता दे रहा हूं, आगे चल के आएगा। तो 108 किसका आर्टिकल है? जॉइंट सेशन। लेकिन एक क्वेश्चन है, जॉइंट सम्मेलन एक सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि जॉइंट सेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये पूछे तो कौन? लोकसभा स्पीकर, ठीक है। तो लोकसभा स्पीकर उसकी अध्यक्षता करता है। जॉइंट सेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन उसकी अध्यक्षता मींस क्या हो? जैसे सब लोग बैठे, हाँ दिन में जो बैठे रहते हैं ना सामने, साइलेंट बैठो बैठो बैठो, आपको मौका मिलेगा, अगर कभी वो देखे होगे वीडियो में, ठीक है, उसी को कोई गाली वगैरह, चुप तू बैठ, ठीक है। तो वो जो अध्यक्षता है, ठीक, अध्यक्षता करता है, वो कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन में राष्ट्रपति भी देगा, अगर आप 108 बस पढ़ के गए होगे तो राष्ट्रपति मार दोगे, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोला, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, ठीक है। तो जॉइंट सेशन या संयुक्त सम्मेलन राष्ट्रपति बुलाएगा, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? ठीक है। उस जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? स्पीकर करेगा। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? जॉइंट सेशन का आर्टिकल क्या है? तो उसका भी आर्टिकल क्या होगा? 118 ब्रैकेट में 4, 118 का सबसेक्शन 4। उसकी अध्यक्षता करेगा स्पीकर, उसकी अध्यक्षता करेगा। ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? 118 और 4, 118 और ब्रैकेट में 4, ठीक है। 118 का, और उसमें अंदर क्लॉज रहते हैं ना, 118(1), 118(2), 118(3), 118(4), तो 118(4 में, ठीक है। क्यों? जॉइंट सेशन बुलाने की पावर राष्ट्रपति के पास है। अब स्पीकर का कुछ मैटर जब लोकसभा में चलता है तो आर्टिकल 116, 17, 18 ऐसे लाइन से चले जाता है, ठीक है। तो वहां पे ये बात दिया हुआ है कि 118(4) में क्या बोला गया है कि जो जॉइंट सम्मेलन होगा, जॉइंट सेशन होगा, उसके अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर, ठीक है। यहाँ क्या बात समझ आया? जॉइंट सेशन किसके लिए नहीं बुलाया जाएगा? तो संविधान संशोधन विधेयक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए। दूसरा, ऐसे किसी भी मैटर पे जिसपे पास किससे होना है? स्पेशल मेजॉरिटी से। पहला चीज नहीं। फिर बोले अगर देखो किसी में विवाद हुआ लोकसभा राज्यसभा में किसी मैटर को लेकर और पास कराना ही है बिल को, तो क्या आपस में सब बुलाते हैं चर्चा कर लो करके? तो वो चर्चा संविधान के संदर्भ में क्या कहलाता है? जॉइंट सेशन कहलाता है, संयुक्त सम्मेलन, ठीक। अब संयुक्त सम्मेलन बुलाए, कौन बुलाता है बोलने से? राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल के तहत? 108। लेकिन उस जॉइंट सेशन का अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? 118 के 4, ठीक है। इतना क्लियर। अब लोकसभा का स्पीकर करता है, ये बात याद रखना, क्या ऑप्शन में देखो, आ तो लोकसभा के लोग रहे, आ तो राज्यसभा के लोग रहे। लोकसभा का भी स्पीकर होता है, लोकसभा का अध्यक्ष, और राज्यसभा का वो उपराष्ट्रपति, उसका पद सभापति, राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बुलाता है, अध्यक्ष ना बोल के सभापति बुलाता है, ठीक है। तो उसका सभापति भी तो कर सकता था, लोकसभा का भी कर सकता है। लेकिन प्राथमिकता दी जाती है जो लोगों का सदन है
ठीक है, उसके अध्यक्ष को प्राथमिकता दे दी जाती है। ठीक, तो याद रखना लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ना कि राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति। इतना क्लियर, ठीक। ये देखे थे। और क्या पढ़े ज्वाइंट सेशन के बाद? एक पढ़े थे कि अगर बिल लोकसभा में पास हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा से भी पास हो गया है और राष्ट्रपति के पास है, बिल लैप्स होगा? नहीं होगा। राज्यसभा से पास हो गया मतलब बिल नहीं होगा, ठीक है, लैप्स हो जाए, सॉरी लैप्स नहीं होगा, राष्ट्रपति से पास हो जाए तो, राज्यसभा से पास हो जाए तो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा के पास बिल पेंडिंग है और लोकसभा भंग हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा में बिल पेंडिंग है और लोकसभा भंग हो गया, लैप्स नहीं होगा, राज्यसभा से पास हो जाता है। ठीक है, ये मैटर समझ आया था। फिर आर्टिकल 2A बताया था 35वें संविधान संशोधन 1975, 35th अमेंडमेंट 1975, ठीक है, 1975। इसके तहत क्या होता कि सिक्किम राज्य को शामिल करना था। अब आर्टिकल 1 में क्या था? तीन ही चीज थे, स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड एक्वायर्ड रीजन। अब ये तीनों कैटेगरी में सिक्किम राज्य नहीं आता था, उसको शामिल करने के लिए आर्टिकल 2A जोड़ा गया। कौन से अमेंडमेंट के तहत? 35th अमेंडमेंट 1975। इसमें क्या बोला कि सिक्किम को अब हम आपको एसोसिएट स्टेट का दर्जा देंगे। और एसोसिएट स्टेट मतलब क्या? जिसके इंटरनल अफेयर पूरा का पूरा सिक्किम देखेगा। बस कुछ मैटर, 3 मैटर थे, एक तो विदेशी से संबंधित कोई भी समझौते हैं, मामले हैं वो, डिफेंस और मॉनेटरी जो मुद्रा से रिलेटेड पॉलिसी, वो सारे के सारे कौन देखेगा? एक्सटर्नल, मतलब इंडियन गवर्नमेंट देखेगा। बाकी सिक्किम के इंटरनल अफेयर में भारत सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 2A जोड़े। इस 2A को हटाने के लिए आर्टिकल 36 लाया गया, सॉरी अमेंडमेंट 36 लाया गया। 36 अमेंडमेंट कौन सी ईयर में? 1976 में। उसको 2A को हटा दिए और सिक्किम राज्य, ठीक, इतना क्लियर था। तो जैसे छत्तीसगढ़ राज्य भी बना, मध्य प्रदेश पुनर्गठन राज्य अधिनियम 2000, तो आर्टिकल 2 से बना होगा कि आर्टिकल 3 से? 3 से बना होगा। क्यों? एक्सटर्नल इंटरनल बताया था, ये तो इंटरनल ही तोड़े ना, एमपी को तोड़ के बनाए। और कौन से अमेंडमेंट के तहत हुआ? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? छत्तीसगढ़। कोई अमेंडमेंट के तहत नहीं हुआ, यही तो बता रहा हूँ कि उसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं लगता, संविधान संशोधन नहीं माना जाता। तो सिक्किम वाला क्या केस था, उसको हटाने के लिए लाए थे। उस तरीके से सिक्किम राज्य शामिल हो गया, लेकिन सिक्किम राज्य को शामिल करने के लिए 36वां नहीं लाए थे, 2A को हटाने के लिए 36वां लाए थे। ठीक है, वो एक बाई प्रोडक्ट था, समझ लो, बाई प्रोडक्ट था। ठीक है, ये था पार्ट 1 खत्म। पार्ट 2 में सिटीजनशिप था, नागरिकता, 5 से 11 आर्टिकल। आर्टिकल 5 क्या बोलता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, जो सिटीजनशिप स्टेटस है एट द बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत को आने वाले का स्टेटस। आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान है। 8 में इंडियन ओरिजिन, ठीक है, भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं। उसके बाद 9 में नो एंट्री का तैयार किए थे, मतलब आप स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हो, इस देश की नागरिकता खो दोगे। आर्टिकल 10 में बने रहना, आर्टिकल 10 में बने रहना। और आर्टिकल 11 के सारे रिलेटेड पावर किसके पास है? संसद। संसद चाहे तो कुछ कुछ चेंज कर सकती है। संसद है ना कि न्यायपालिका, संसद है ना कि न्यायपालिका। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, आगे चल के बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजिंग बढ़ाएंगे। संसद न्यायपालिका, इतना पढ़ने के बावजूद ना लास्ट में ये ध्यान नहीं आता कि संसद होगा न्यायपालिका होगा। न्यायपालिका लाए कानून बनाने का काम किसका रहता है? संसद का रहता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो जितने भी कानून संबंधी पॉइंट आ जाना तो हमेशा ऑप्शन संसद ही होता है। ठीक है, संसद होता है। न्यायालय का क्या, वो न्याय करने का काम है। वो कानून भी लाया ना, कानून भी लाया तो उसको देखने का, वो अगर वो कानून न्याय नहीं कर रहा है तो उसको हटा सकता है, डिलीट कर सकता है। ठीक है, कल आप ही पूछा था, किसने पूछा, किन्होंने पूछा था कि संविधान सभा चेंज नहीं कर सकता, ऐसे बोले थे ना। सुप्रीम कोर्ट सब कर सकता है। ठीक है, सारे अमेंडमेंट को देख सकता है, किसी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को वो डिलीट भी कर सकता है, इतना पावर है उसके पास। ठीक है सर, छत्तीसगढ़ में फिर ऐसे क्यों बोलते वर्ड कि 84वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? ऐसा बिल होगा भले, चलो ऐसे संविधान संशोधन नहीं पढ़ा हुआ सर कभी। 84th अमेंडमेंट है ना सर, 2000 नवंबर 2084वें संविधान संशोधन 2000 के तहत मध्य प्रदेश से 44 वर्षों से पृथक हुआ, वर्षों के बाद पृथक हुआ। 84th अमेंडमेंट हाँ। नहीं हुआ छत्तीसगढ़। एक बार पॉइंट भेजना मेरे को, मैं पढ़ के बता दूंगा। ऐसे नहीं, कोई संविधान संशोधन नहीं है, छत्तीसगढ़ की किताब में लिखा हुआ है।
मध्य प्रदेश के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत हुआ। ठीक है, एमपी से 44 साल बाद अलग हुआ। क्यों 44 साल बाद? 1956 में एमपी बना था इसलिए। छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ। वो अधिनियम 2000 के तहत हुआ और एमपी दक्षिण पूर्व हिस्सा था ये। एमपी के कुल क्षेत्रफल का 30.47%, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल में कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया। ये पॉइंट जोड़ लेना, मेरी किताब में दिए हुए हैं। ठीक है, कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया था छत्तीसगढ़ को जोड़ने के लिए। ठीक, आगे पार्ट 2 खत्म। पार्ट 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार कौन से देश से लिया गया है? अमेरिका। और ड्यूटीज, कर्तव्य, ठीक है, कोई काम करने बोले रूस। ठीक, तो ये याद रहेगा, रशिया और अमेरिका। ठीक, आर्टिकल 12 क्या बोलता है? स्टेट का डेफिनेशन दिया है। स्टेट मतलब भारत सरकार तो शामिल हो गई, संसद शामिल हो गई। ठीक है, साथ में जो भारत सरकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ले रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट उनके निर्देशों पे काम करते हैं, वो भी भारत के राज्य में शामिल होगा। मतलब राज्य जो डेफिनेशन है वो शामिल होगा। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? कोई भी ऐसा कानून जो भारत संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उससे उसका पालन नहीं करता, उसका अनुसरण नहीं करता, वो सारे नियम, वो सारे कानून का जो न्यायालय है वो क्या कर सकती है? पुनरावलोकन कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, और मन करे तो उसको हटा भी सकती है। ठीक है, पूरा डिलीट कर देगी। ठीक, ये था आर्टिकल 13। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? 14 से 18 इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार देता है। जिसमें आर्टिकल 14 क्या बोलता है? विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, कौन से देश से लिया गया? ब्रिटेन। और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अमेरिका। ठीक, इतना क्लियर। आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि धर्म जलज के आधार पर, धर्म, रिलीजन, माँ से मूल वंश, रेस, ठीक है, और धर्म जलज, जाति, कास्ट, लिंग, सेक्स और जैसे जन्म स्थान, बर्थ प्लेस, इसके आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, राज्य मतलब भारत राज्य, राज्य मतलब क्या? आर्टिकल जो 12 में दिया हुआ है राज्य। ठीक, आर्टिकल 15(1) ये बोलते हैं। 15(2) क्या? सार्वजनिक स्थानों में सभी के लिए खुले रहेंगे, वहां कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। आर्टिकल 15(2) में, ठीक है, आर्टिकल 15(2) यहाँ क्या बोल रहा हूँ? सभी लोगों के लिए ना, हिंदू धर्म जैसा कोई भी वर्ड यूज नहीं है। आर्टिकल 25 जब पढ़ेंगे ना, 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, तो वहां पे सेम पॉइंट रिपीट हुआ है। सार्वजनिक स्थलों सभी के लिए खुले रहेंगे, मंदिर मस्जिद सभी के लिए खुले रहेंगे। ठीक है, वहां पे लेकिन हिंदू धर्म वर्ड यूज कर दिया है। आर्टिकल 25 अभी आगे आएंगे तो देखेंगे। यहाँ पे सभी लोगों के लिए खुले रहेगा सार्वजनिक स्थल, चाहे रोड हो, चाहे पानी पीने वाला साधन हो, जैसे तालाब हो, कुआं हो गया, सभी के लिए खुलेंगे, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं। 15(3) क्या बोलता है कि राज्य चाहे तो किसके लिए? महिलाओं, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, वो फिर भेदभाव नहीं माना जाएगा, है तो फिर वो सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, आर्टिकल 15(4) क्या? एजुकेशन सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप रिजर्वेशन दे सकते हो, ये बोला गया क्या? 15(4). 15(5) क्या बोला गया? हायर एजुकेशन में दे सकते हो। ठीक है, फिर 15(6) अभी जुड़ा है। 15(6) क्या बोलता है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण दिया जा सकता है एजुकेशन में। ठीक है, वैसे 16(6) बोलता है 10% आरक्षण दिया जा सकता है ईडब्ल्यूसी या ईडब्ल्यूबी को, किसके कंटेस्ट में? सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण। फिर 16 देखते हैं। सेम केस था, धर्म जलज प्लस ओरिजिन और रेसिडेंस आ जाता था, निवास और उद्भव के आधार पे, और वो धर्म जलज के आधार पे रोजगार के अवसर पर कोई उससे भेदभाव नहीं करेगा, रोजगार के अवसर सभी के लिए बराबर रहेंगे। ठीक है, आर्टिकल 16(1). आगे और बहुत सारी बातें कही गई कि सरकार चाहे तो निवास के स्थान पर किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र के लोगों का विकास करना, उनको आरक्षण देना है, दे सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 16 में दिया गया है। 16(4) नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। ठीक है, 16(4) नौकरी में आरक्षण की बात करता है, नौकरी में आरक्षण दिया जा सकता है। आर्टिकल 17 छुआछूत, 17 खतरा का क्या कहते हैं, याद रहेगा। आर्टिकल, और इसी का आर्टिकल 17 से ही एक एक्ट बना है, सिविल राइट प्रोटेक्शन ऑफ 1955, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955। इसका आधार क्या है? आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 18 बोलता है, क्या बोलता है आर्टिकल 18? उपाधियों का अंत। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल, कोई भी उपाधि नहीं धारण करेगा, है ना, सरकार ऐसे किसी भी उपाधि को बढ़ावा नहीं देगा। 2 एक्सेप्शन, एक मिलिट्री सर्विस के लिए, आर्मी वाला और शिक्षा वाला। ठीक है, आर्टिकल 19 क्या था?
19 से 22 क्या था, राइट टू फ्रीडम था, ठीक है, आज़ादी, स्वतंत्रता, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, ये आपको आज़ादी मिलती है, ठीक है, इसका अधिकार है 19 से 22 में। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाक स्वतंत्रता बोला जाता है, वाक स्वतंत्रता बोला जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन आर्टिकल 19 में और सब आर्टिकल है 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6), ठीक है। 19(1) का फिर 19(1)(a), 19(1)(b) एंड सो ऑन, C, D, E, F यहाँ तक है। 19(1)(a) क्या है, सबसे पहले क्या, भाषण व अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच भाषण, एक्सप्रेशन मतलब व्यक्त करना अपने विचारों को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको पूरे मेन पार्ट के ट्रिप से याद किए थे, भाषण दिया, बोला, फिर हाँ बोला कि ठीक है बैठक करते, सम्मेलन करने का अधिकार बी में, ठीक है। फिर सी में क्या, ग्रुप बनाओगे, फिर घूमने जाओगे, डी में क्या, घूमने था, ई में वही मन किया, रह गए, बस गए, और एफ में क्या, व्यापार करना, ठीक है। 19(1)(a) से एफ तक क्लियर। 19(2) से लेके 6 तक क्या था कि आप इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, ठीक है, राज्य लगा सकते हैं चाहे तो, किन किन आधारों पे लगा सकती है, किन किन आधारों पे लगा सकती है, तो किसी प्रकार से लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है, देश की एकता और अखंडता भंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब भाषण दे रहे हो, कोई भड़काऊ भाषण दे दिया, कोई हिंदू के खिलाफ भड़का रहा है, कोई मुस्लिम के खिलाफ भड़का रहा है, तो एकता और अखंडता को भंग कर रहा है, ठीक है, अभी तक जो यूनिटी है, तो ऐसे फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है, फिर सीधा जेल के अंदर। न्यायालय की अवमानना नहीं करना है, ठीक है, और ऐसा भी भाषण नहीं देना है, वो स्वतंत्रता जो भारत देश का किसी उसके मित्र देश से संबंध खराब करे, वो भी भाषण आप नहीं दे सकते। वो भाषण क्या मतलब, कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते, ठीक है, जिससे दूसरे देश के संबंध खराब हो, ठीक है, खास करके वो जिनसे भारत का अच्छा संबंध है, मित्रता, मैत्रीपूर्ण संबंध है, ठीक। न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते, न्यायालय कोई कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, सरकार के खिलाफ बोल सकते, न्यायालय के खिलाफ नहीं, ठीक। ये था 19(1) से लेकर 19(6). आर्टिकल 20 में 20(1), 20(2), 20(3) 2 संधि संबंधी संरक्षण प्राप्त होता है आर्टिकल 20 में। और 20(1), 20(2), 20(3) क्या था, 20(1) था कि जो एक क्राइम के लिए नहीं, 20(1) था कि जिस टाइम क्राइम किया उसी टाइम की सजा लागू। उसके कुछ अपवाद हैं, देखो एक बार ये जब पूरा याद हो जाएगा ना, तब मैं फिर वापस जब डीप में जाने लगेंगे, उतना डीप की आवश्यकता अभी फिलहाल नहीं होगी, मेरे को लगता है सीजीपीएससी से सीजीवाको में, ठीक है, वो सब शायद यूपीएससी में काम है, ठीक। लेकिन मैं लक्ष्मीकांत से पढ़ा, उसको नोट कर लिया, बस इसमें बस एडिशन करना होगा, ये अपवाद है, ये अपवाद है, ये अपवाद है। क्या जब टेस्ट सीरीज दिला था यूपीएससी का, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, उसमें मुझे लगा पॉलिटी बहुत पढ़ लिया हूँ, अब कुछ नहीं छूटा हुआ है। कि आप पढ़ भी लोगे ना तो उसके प्रोविजंस याद नहीं रहते, नज़र से गुजरते जरूर हैं लेकिन वो याद नहीं रहता। अच्छा, तो क्वेश्चन सॉल्व करता था, नहीं बनता था, तब समझ आया कि ठीक भाई अभी भी बहुत कुछ जानना बचा है। तो वहाँ से मैं लक्ष्मीकांत वाले में पॉइंट्स टिक कर लिया हूँ। एक बार ये जब कंप्लीट याद हो जाएगा ना तो वापस घुसेंगे। आर्टिकल 20 में मैं बोल रहा हूँ कि जिस टाइम का क्राइम रहेगा उसी टाइम के लिए सजा लागू रहेगी, ठीक है। पूर्ववर्ती कानून एंटीसीडेंट लॉ ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। जिस टाइम हुआ क्राइम उसी टाइम का सजा। लेकिन ये इसके भी अपवाद है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। दीवानी मामले, सिविल मामले, टैक्स संबंधी मामले। आर्टिकल 20(2) क्या बोलता है? एक क्राइम के लिए 1 सजा, एक क्राइम के लिए 2 सजा नहीं होगा, ठीक है। राजीव गांधी वाला केस देखे थे, क्यों उनको छोड़ा गया। 20(3) क्या बोलता है? आर्टिकल 20(3) ये बोलता है कि खुद के खिलाफ गवाही देने पे बाध्य नहीं किया जा सकता। खुद के गवाही देने के लिए बाध्य मतलब कैसे? नार्को टेस्ट होता है, लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, ठीक है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, बहुत सारी इधर चिप लगा के टेस्ट किए जाते हैं, ये सब नहीं कर सकते। लेकिन इसका अपवाद है कैसे लोगों के लिए जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, टेररिस्ट टाइप के लोग हैं, ठीक है, जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध किए हैं, उन लोगों के लिए यूज किया जा सकता है। आर्टिकल 21 आज से देखना, ठीक है। ये कंटेस्ट हुआ, थोड़ा बहुत दिमाग में है ना, याद है, बताना जरूरी नहीं, तो आगे पढ़ते जाते हो इधर पीछे भूल जाते हो, होता ही है। फिर वही मेहनत लगता है, दोबारा शुरू से पढ़ो, इसलिए 10-15 मिनट लगे पूरा रिवीजन, 20 मिनट लगे। आर्टिकल 21 बोलते हैं राइट टू लाइफ, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक, ठीक है, आपको जिंदगी की स्वतंत्रता प्रदान करता है कौन सा? आर्टिकल 21, ठीक। आर्टिकल 21। अब जीने की स्वतंत्रता कैसे? अब जीने के लिए आपको जो जो चीजें चाहिए, जिन जिन चीजों की आपको आवश्यकता है, चाहे वो शुद्ध पानी हो, शुद्ध हवा हो, वातावरण हो, ठीक है, इवन विदेश जाने का अधिकार भी जीने के अधिकार में आता है। ये केस हुआ था मेनका गांधी का, वहां से बताऊंगा। जीने का अधिकार भी, मरने का अधिकार भी जीने के अधिकार में आता है।
ठीक है, मरने का अधिकार है। हालांकि खुल के अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला कि मरने का अधिकार है, बट कई सारे ऐसे डिसीजन दिए हैं जिसमें लगता है कि मरने का अधिकार भी जीने के अधिकार में आता है। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स। राइट टू प्राइवेसी भी, आपकी प्राइवेसी भंग हो गई मतलब आपका जीने का अधिकार छिन गया। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी भी मतलब निजता का अधिकार भी आर्टिकल 21 में आता है, प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये जीने के अधिकार प्रदान करता है। अब ये जीने का अधिकार कैसे, एक मेनका गांधी का मामला था। मेनका गांधी किसकी वाइफ? संजय गांधी की वाइफ। 1978 का मामला था। कुछ कारणवश विदेश जा रही थी, पासपोर्ट जब्त कर लिया। ठीक है, पासपोर्ट जब्त कर लिया भारत सरकार ने कि ये बाहर नहीं जाएगी। ठीक, मोरारजी देसाई की सरकार आ चुकी थी, इंदिरा गांधी की सरकार जा चुकी थी, मोरारजी देसाई यहीं रुको, नहीं जाना कहीं, पासपोर्ट जब्त कर लिया। पासपोर्ट जब्त हो गया मतलब बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो मेनका गांधी चले गई सुप्रीम कोर्ट। वो बोली कि अगर मेरे को इस देश में घुटन हो रहा है या मैं नहीं रह सकती, यहाँ का वातावरण मेरे को सूट नहीं कर रहा और मेरे को विदेश जाने नहीं दिया जा रहा है, मतलब मेरा प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार खतरे में है। ठीक है, ऐसी दलील पेश की गई कि सुप्रीम कोर्ट भी मानना पड़ा कि हाँ यार, विदेश जाने का अधिकार भी जीने का अधिकार में शामिल है। अब अगर पॉइंट आता तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन सही है। ठीक है, यहाँ का एनवायरमेंट सूट नहीं कर रहा है, जा सकते हो। ठीक है, बाहर जाता तो विदेश जाने का अधिकार भी कौन से अधिकार में शामिल है? प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, जैसे किसी का भी कोई भी प्राइवेट मैटर है, बात है, अगर उसको कोई पब्लिक कर देता है तो हो सकता है उसके लिए मतलब अपमानजनक हो। ठीक है, तो कोई भी मैटर हो वो पब्लिक हो गया, जो जान रहे कि दूसरे को नहीं मालूम चलना चाहिए था। ठीक है, तो कोई भी दूसरे को अधिकार नहीं है किसी दूसरे की प्राइवेसी को भंग करने। तो प्राइवेसी भी अगर भंग करके, चाहे वो सरकारी क्यों ना करे, तो वो भी प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक, तो राइट टू प्राइवेसी भी किसमें आता है? प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 में। ठीक है, इसका कानून काफी हद तक प्रयास करने का मतलब कोशिश करता है कि छुपाया जाए। जैसे कहीं कुछ केस होते हैं, क्रिमिनल केस हो गए, ठीक है, जैसे रेप वाले केस हो गए, तो जानबूझ के नाम को नहीं दिया जाता, अगर पेपर वेपर में नहीं छापा जाता। ठीक, इवन जो कैदी जो रहते हैं उनको ऑप्शन दिया जाता है कि भाई आप नकाब लगा सकते हो। ठीक है, क्यों? जब तुम छूट के जाओगे यहाँ से, जब छूट के जाओगे, अपनी सजा भुगत चुके होगे, तब आप कम से कम अच्छे जीवन जी सको। ठीक है, जैसे ये निर्भया वाले केस में भी जो 17 साल का था तो बच गया था, तो गुप्त है, कहाँ गया कोई नहीं है, अभी तो छूट गया। चलो छूट गया ना, कहाँ है किसी को नहीं मालूम, वो प्राइवेसी बरकरार रखा गया, प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 21 क्लियर। आर्टिकल 21 कैपिटल है, 21A, 21 का। अब 21A जुड़ा है मतलब कहाँ से जुड़ा होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, संविधान संशोधन से। कल मौलिक कर्तव्य बताते हुए 11वां कर्तव्य बताया था क्या? 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत एक प्रावधान जुड़ा गया, 11वां कर्तव्य जुड़ा गया क्या कि 6 से 14 साल के बच्चे का माता पिता कोशिश करेंगे उनको शिक्षा दी जाए, प्राथमिक शिक्षा दी जाए। कौन से कौन तक? 6 से 14। तो आर्टिकल 21A में भी सेम पॉइंट शामिल है। जो 86वां संविधान संशोधन है 86 अमेंडमेंट 2002, उसके तहत 2 जगह बातें जुड़ी गई। पहला मौलिक अधिकार में 21A में, पहला क्या बोल रहा हूँ, मौलिक अधिकार में 21A में, और दूसरा मौलिक कर्तव्य में 11वें कर्तव्य के रूप में। ठीक है, याद रहेगा, 2 जगह जोड़ दिए। ठीक, वो कर्तव्य भी है माता पिता का और अधिकार भी है 6 से 14 साल के बच्चों का कि वो शिक्षा ले सके। अगर किसी प्रकार से उसके शिक्षा का हनन हो रहा है, मतलब शिक्षा नहीं मिल पा रहा उसको, तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही नहीं कि आप मतलब आपको मालूम होगा ट्रायल कोर्ट से फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऐसा जा सकता है, एक केस को चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, डायरेक्ट मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि कुछ हुआ, कुछ आपड़ा मार दिया सुप्रीम कोर्ट से, ऐसा नहीं। सबका एक प्रोसीजर होता है। इवन ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी जाने का एक प्रोसीजर होता है। इन मामलों में आप केस को चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और इन मामलों में नहीं कर सकते। ये सारे प्रोविजन दिए हुए हैं। लेकिन मौलिक अधिकार एक ऐसा प्रावधान है कि अगर इसका हनन होता है तो कोई ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, हाई कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं, सीधा आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। ठीक है, तो वकील के पास इतना पावर क्यों रहता है? क्योंकि वो अपने संविधान के बारे में जानता है। संविधान जो भारत सरकार भी है, जो सुप्रीम कोर्ट भी है, वो भी कहीं ना कहीं बाउंडेड है किससे? जो संविधान है उससे। ठीक है, संविधान में जो बातें दी गई उसको पालन करना होगा। ठीक, तो भारत सरकार के खिलाफ भी मामले होते हैं तो भारत सरकार अपना बचाव नहीं कर पाती है। ठीक है, अगर इन मामलों का होता है, कितने सारे केस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दिए रहेगा। ठीक, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो चंपकम दुराराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आगे जितने भी केस पढ़ोगे सब भारत सरकार के खिलाफ
केस हो जाता है, लेकिन वो भी भारत सरकार अपने पक्ष का बचाव नहीं कर पाते। ठीक है, तो इतना पावरफुल है संविधान। तो वकील सब नियम कानून जानते हैं, अपने अधिकारों जानते हैं, इसलिए वकील साथ में रहे तो पुलिस भी नहीं करती। मतलब वकील, एक मामला हुआ था, पार्क में घूम रहे थे, दिल्ली का एक एडवोकेट था, दिल्ली के हाई कोर्ट का एक वकील था। पार्क में जाओ तो वो सब पुलिस लोग जाके दबिश नहीं दे देते, ठीक है, दबिश दे दे रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, नंबर पूछ रहे हैं, पब्लिक लेकर फोन लगा दे रहे हैं घर वाले को। वो तो घर वाले से बत्ती पड़ जाता है करके अपने शांत रहना पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे कोई जानता हो राइट टू, आपका फ्रीडम, राइट टू प्राइवेसी भंग कर रहे हैं और उसके ऊपर लगा दे तो उसका जॉब खतरे में पड़ जाएगा। जैसे क्यों प्राइवेसी भंग किए। ठीक है, एक मोला लड़का चाहिए वाला वीडियो था, याद है? बोला लड़का चाहिए, नहीं देखी? बोला लड़का चाहिए क्या, वो भी राइट टू, उसका प्राइवेसी भंग कर देना भाई, उसको लड़का चाहिए, बाकी लोग को क्या लेना देना उससे, तो जो भी चाहिए उसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सब प्राइवेसी के अंदर, राइट टू प्राइवेसी के अंदर आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 समझ आया? ठीक, आर्टिकल 21 ए समझ आया क्या? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मिलने का अधिकार है। ठीक है, 6 से 14 है, 0 से 6 नहीं बोल रहा हूँ, 0 से 6 आगे आएगा, 0 से 6 आगे आएगा, आर्टिकल 45 में 0 से 6। ठीक, अब ये बताओ आर्टिकल 21 ए पहले आया कि आर्टिकल 45 पहले आया, 21 से पहले आया? ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, 0 से 6 और 6 से 14 में, 0 से 6 और 6 से 14 में 6 से 14 वाला पहले आ गया, 0 से 6 वाला बाद में आ गया। आर्टिकल 45 में पढ़ोगे 0 से 6 बच्चों के लिए, 0 से 6 मतलब 6 साल के बच्चों तक, 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है आर्टिकल 45 में। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ, 6 से 14 किसमें? 21 ए में। आगे चल के कंफ्यूज हो गई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 0 से 6 आना चाहिए था, नहीं, 6 से 14 पहले है, फिर 0 से 6 बाद में, आर्टिकल 45 में। ठीक है, फिलहाल याद रखो 6 से 14 पहले। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या था? गिरफ्तारी के संदर्भ में आपको संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में भी है 22(1), 22(2), 22(3). अगर 1, 2, 3 भी याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, हम लाइन से प्रोविजन बता रहा हूँ। 22(1) बोलता है कि सबसे पहले 22(1) बोलता है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है ना, तो आपको कारण बताया जाएगा कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, अब वो मूवी में कुछ भी दिखा देता है कि जैसे आया, अरे किस बेसिस पे गिरफ्तार कर रहे हो, अगर चल ऐसे कुछ चेकिंग मार के, ऐसा नहीं है, उसको कारण बताया जाएगा। कुछ अपवाद जरूर है, वो मूवी में कुछ भी दिखाए, लेकिन उनको कारण जानने का अधिकार है, आर्टिकल 22 एक प्रदान करता है। ठीक है, और कारण जानने का अधिकार है, और साथ ही में बोलते हुए सुनेंगे, मेरा वकील है, मेरा वकील आपसे बात करेगा, कुछ जवाब नहीं देंगे। कई लोग जो समझदार है वो जवाब नहीं देते, क्यों? जवाब देके फंस जाएंगे, वो वकील टैकल करेगा कैसे करना है। तो मैं अपने वकील से सलाह लिए बिना कुछ स्टेटमेंट नहीं दूंगा, ये कई लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आर्टिकल 22(1) में दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है आर्टिकल 22 में? आर्टिकल 22 में 1, 2, 3 पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, 3, 4, 5, 6 बहुत सारे पॉइंट है, शुरू के 3 इंपॉर्टेंट है, और 1, 2, 3 जानना जरूरी भी नहीं है, मेरे को याद है तो बता दे रहा हूँ। ठीक है, 22(1) में क्या दिया? पहला कि गिरफ्तारी का कारण जानने का आपको अधिकार है, और विधिक सहायता, लीगल एड, ठीक है, लीगल हेल्प आपको लेने का अधिकार है, मतलब वकील से कॉन्टेक्ट कर सकते हो तुरंत। ठीक है, आगे पॉइंट बोलता है 22(2), आर्टिकल 22(2) बोलता है कि अगर आपको गिरफ्तार किया गया तो मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना होगा। ऐसा नहीं कि बस गिरफ्तार कर ले और छोटे बड़े हो, जब तक कबूल कर रहा है, ऐसा नहीं। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ जेल में जाने के बाद भरण पोषण नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस 24 घंटे जाना, जब मन किया जब तक तू नहीं बोले भाई जाएंगे, तो उनको भी 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट में पेश करना होता है, जिसमें आने जाने का टाइम शामिल नहीं होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से भिलाई से यही कोई कोर्ट में चले जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आने जाने, वो आने जाना ट्रैफिक है बोल के 2 घंटा 10 घंटा सब चल जाता है। ठीक है, लेकिन कानून क्या बोलता है? 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना होगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने, कोई भी नियर बाई मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। 22 में क्या बता रहा हूँ? पहला पॉइंट कि गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तारी होने का कारण आपको जानने का अधिकार है। ठीक है, 22 और उसी में क्या आपको लीगल एड का भी प्रोविजन है उसमें। ठीक है, मतलब विधिक सहायता भी ले सकते हो किसी कानून का, चाहे वकील हो, कोई भी कानून रूप से एक वकील ही तो रहता है, कानूनी सलाहकार। ठीक है, तो वकील का सहायता ले सकते हो, वकील से तुरंत कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए नहीं रोक पाएगा आपको कि नहीं भाई पहले तू बात कर, उसके बाद वकील करना। ठीक है, ऐसा नहीं, वकील तुरंत हो जाएगा। 22(2) क्या बोलता है कि गिरफ्तार हो गया, 24 घंटे के अंदर आपको किसके सामने पेश करना होगा? मजिस्ट्रेट के सामने, नियर बाई मजिस्ट्रेट, जिसमें आने जाने का टाइम शामिल नहीं है। 22(3) इसका अपवाद बताता है, 22(3), 22(4) इसके अपवाद बताता है।
22(3) क्या बात बताता है? 22(3) ये बोलता है कि डिटेंशन लॉ या प्रिवेंशन लॉ बोलते हैं, डिटेंशन लॉ के तहत किसी को गिरफ्तार किया जाए, ठीक है, तो उसके लिए ऊपर के 20(1) और 20(2) लागू नहीं होंगे। मतलब 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, जरूरी नहीं, ठीक है। उसको गिरफ्तारी होने का जानने का मतलब गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है, ऐसा नहीं, उसको नहीं मिलेगा। किसके तहत बोल रहा हूँ? डिटेंशन लॉ, डिटेंशन लॉ, प्रिवेंशन लॉ, हिंदी में ध्यान नहीं आ रहा है, निरोधक कानून बोलते हैं शायद, देख लेना एक बार, डिटेंशन या निरोधक कानून, ठीक है। ये अभी डिटेंशन लॉ पूछोगे क्या है? डिटेंशन लॉ में बहुत सारे टाडा, पोटा और दुनिया भर के नियम है। क्या नियम है ओवरऑल बता देता हूँ कि जैसे आपने क्राइम नहीं किया है, सपोज यही कोई एक आदमी है, होली दिवाली में हर बार, एक उदाहरण दे रहा हूँ, करते नजरबंद, देखना कुछ ऐसे पब्लिक वाले मीटिंग होने रहते हैं जैसे फैमिली, उससे पहले किसी को नजरबंद कर दिया जाता है, मालूम है ये हुल्लड़बाजी करता है, मारपीट करता ही है, तो उसके इंतजार करें क्या मारपीट करने का? ठीक है, दंगा फैलाने का इंतजार करें क्या? नहीं, ठीक है। उससे पहले गिरफ्तार किया जाता है, वो भी इसमें डिटेंशन लॉ में शामिल है। उसको कारण बताइए, जरूरी नहीं, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, जरूरी नहीं। कोई ऐसा आदमी है जो लग रहा है कि यार ये बम फोड़ देगा, है ना, बोल रहा है बहुत दिन से, धमकी दे रहा है कि उड़ा दूंगा, मिलो 15 से दिन, मिलो दिवाली दिन, ठीक है, मिलो दशहरा दिन, सबको बम से उड़ा दूंगा, ऐसे का धमकी दे रहा है, तो भैया वो धमकी दे रहा है और कर दिया तुम। या कोई टेररिस्ट टाइप का व्यक्ति है जो छूट गया, सजा काट के निकल गया, उसको लग रहा है कि यार फिर 15 अगस्त में इतने भीड़ होंगे, दिवाली दशहरा में इतने भीड़ होंगे, होली में इतने भीड़ होंगे, ठीक है, तो ये क्राइम कर सकता है। तो इंतजार करें क्या, पहले फोड़ 50-16 कूड़ा, उसके बाद जेल में डालूंगा? नहीं, डिटेंशन लॉ के तहत उसको अंदर कर दिया जाता है, उसको कारण बताने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, ठीक है, गिरफ्तारी जानने का अधिकार नहीं है, ठीक है। किसको बोल रहा हूँ? डिटेंशन लॉ के तहत। और बोलेगा 24 घंटे के अंदर मेरे को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, नहीं होगा, ठीक है, 24 घंटे वाला कोई लॉ नहीं है, ठीक है। अब कब तक? ऐसा नहीं कि 24 घंटे बोल के किसी भी टेररिस्ट है बोल के अंदर कर दिए, है ना, टेररिस्ट है और बम फोड़ सकता है ऐसा बोल के अंदर कर दिए, ऐसा भी नहीं है, फिर अंदर गए फिर छोटे जा रहे, ऐसा नहीं। 3 महीने तक आप कर सकते हो, ठीक है, 3 महीने तक, उसका भी प्रावधान है, याद रखना सब एक एक पॉइंट को। 3 महीने तक आप उसको कैद करके रख सकते हो, 3 महीने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या एक कमेटी बनाना होगा, ठीक है, एक कमेटी बनाते हैं, कमेटी मतलब समिति, हिंदी में समिति कमेटी बोलते हैं, ठीक है, कमेटी बनाना होता है, जिसमें उसकी अध्यक्षता कौन करता है? हाई कोर्ट का जज एक होना चाहिए। उसके बाद आप उसके जो डिटेंशन है उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है, मतलब जिसको कैद है उसको बढ़ा सकते हो, ठीक। ये हो गया आर्टिकल 22 खत्म, ठीक है। 22 क्या बताया, फिर से बता रहा हूँ, 22(1) में क्या था कि 22(1) में ये बोलता है कि अगर आप गिरफ्तार हुए तो आपको कारण जानने का अधिकार है और आपको विधिक सहायता लेने का भी अधिकार है। 22(2) क्या बोलता है कि अगर गिरफ्तार होगा 24 घंटे के अंदर कहाँ पेश करना होगा? मजिस्ट्रेट करना होगा, जिसमें आने जाने का टाइम शामिल नहीं है, ठीक है। 22(3) बोलता है कि डिटेंशन लॉ, प्रिवेंशन लॉ के तहत अगर टाडा पोटा बहुत सारे नियम है, इसका फुल फॉर्म भी मैं नहीं जानता, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है, ये सब के तहत अगर गिरफ्तारी हुई, एक उदाहरण दे दिया, डिटेंशन लॉ मतलब क्या, पहले से गिरफ्तारी कर लेते हैं, ठीक है, जैसे टेररिस्ट टाइप के व्यक्ति कोई रहते हैं, हो जाता है गिरफ्तारी, उनको जानने का अधिकार नहीं, उनको ये 20(1) और 20(2) के तहत जो अधिकार प्राप्त है उनको नहीं है, ठीक है। अच्छा, और किनको नहीं है? तो जो शत्रु देश के कोई, जैसे सपोज भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया और वहां उसको किसी गिरफ्तार कर लेना, वो बोलेगा तो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, तुम्हारे संविधान के कानून ये बोलता है कि उनको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट में पेश करो, ठीक है, गिरफ्तारी का कारण बताओ, ऐसा नहीं। किसी शत्रु देश के साथ लड़ाई छिड़ जाता है, लड़ाई छिड़ गया मतलब शत्रु देश हो गया, लड़ाई नहीं छिड़ा तो शत्रु देश नहीं है, ठीक है, लड़ाई छिड़ गया मतलब शत्रु देश हो जाता है, तो वहां पे ये कानून लागू नहीं होगा, प्रोविजन लागू नहीं होगा, ठीक है, इतना क्लियर। आर्टिकल 23-24 क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन नहीं, शोषण का अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? किसी भी प्रकार का बंधुआ मजदूरी, ठीक है, नहीं होगा, ठीक, किसी प्रकार की बंधुआ मजदूरी नहीं होगा। आर्टिकल 23 बलाश्रम लिखा हुआ पे, बलाश्रम मतलब क्या? या तो एकदम 24 घंटे पहले देता ना, पूरा पुस्तक खरीद लिया ऐसा रहता था, उधारी लग रहा है बेटा पढ़ाओ, पूरे 24 घंटों काम करा रहे, कोई पैसा नहीं दे रहे, या 24 घंटे काम करा रहे, 12 घंटे काम करा रहे, लेकिन पैसा उसके बराबर नहीं दे रहे, ठीक है, तो ऐसे प्रथा का राज्य सपोर्ट नहीं करेगा। ये इसके विरुद्ध अधिकार अगर ऐसा आपका होता है, इस मौलिक अधिकार का होता है, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 23 ये बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 24 बोलता है कि बच्चों को, 14 साल से कम के बच्चों को कारखाने
या जो खतरनाक काम है वहाँ एम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, ठीक है, कारखानों में। पहले ये था शुरुआत में कि 14 साल से कम बच्चों को कहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं रखना होगा, कारखानों में और जो खतरनाक काम है उसमें। अभी वर्तमान का कानून बोलता है कि 14 साल के कम बच्चों को कहीं पे भी, जैसे होटल चाय में भी अगर कोई शिकायत कर दिया तो वो अंदर हो जाएगा, ठीक है, पैसा देना पड़ता है। लेबर वाले लोग भी आते हैं ना, सब पैसा सबके यहाँ काम करते हैं, जैसे कपड़े वपड़े दुकान में भी वो लेबर इंस्पेक्टर लोग दबे देते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं होता, पैसे लेके चले जाते हैं, 10,000 15,000। देखिए 2 लोग हैं, एक करेंट 10,000, 2 का 20,000, ऐसा 20,000 दो, मामला सेटल, ऐसे होता है। 3-4 लोग हैं, छोटू चाय ला, पहले वहाँ छोटू चाय ला, मालिक को बोल 10,000 भी लाने, ऐसा सिस्टम रहता है। जाते हैं, देखते हैं, जो भी देते हैं, उन्हें दिए पैसे तो उससे ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाता है, 1 लाख, ठीक है। ये आर्टिकल 24। लेकिन वर्तमान का संविधान क्या बोला मैं कि वर्तमान का कानून जो है वो क्या बोलता है कि 14 साल के कम बच्चों कारखाने, ना सिर्फ कारखाने, कहीं भी काम नहीं करेंगे। चाहे वो अब होटल वाले में क्या काम, चाय वाय बस देना है, उसको प्लेट साफ करना है, ठीक है, बर्तन मांजना है, तो कोई खतरनाक काम तो है नहीं, ठीक है। कपड़े दुकान कोई खतरनाक काम तो है नहीं, ठीक है। कोई फैंसी स्टोर में काम कर रहा है, कोई खतरनाक काम तो है नहीं, लेकिन फिर भी नहीं करना है 14 साल से कम बच्चों को। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं से क्या बढ़ावा देता है, पढ़ाई को हटा के काम करने को बढ़ावा दे रहा है। और मेन मकसद क्या होना चाहिए कि पहले आप शिक्षित हो, ठीक है, पहले पढ़ाई करो, तो इससे अच्छा काम मिल जाएगा। इनके जैसे गरीबों की मानसिकता क्या होती है, जितने ज़्यादा व्यक्ति उतने ज़्यादा हाथ, उतने ज़्यादा काम, उतने ज़्यादा पैसा, यही है। तो इसलिए गरीब बकावक बच्चे आते ही रहते ना, जितने ज़्यादा हाथ उतने ज़्यादा भीख मांगेंगे, ऐसे रहता ही है, दर्जन भर। आर्टिकल 24, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इतना याद हुआ, ठीक है। आर्टिकल 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, राइट, रिलीजियस राइट। आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि जैसे आप हिंदू धर्म के हो, आप मुस्लिम धर्म के हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, आप अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हो। आपके धर्म जो बोलता है वो फॉलो कर सकते हो, जैसा आपका धर्म बोलता है वैसे आप काम कर सकते हो, ठीक है। चाहे त्यौहार मनाना हो या कोई भी काम, धर्म के अनुरूप आचरण किया जा सकता है, ये आर्टिकल 25 बोलता है। धर्म के अनुरूप आप अपना कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है, ये क्या बोलता है आर्टिकल 25, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि धर्म बोल रहा है कि चलो जुलूस निकालें और पूरा रोड ही ब्लॉक कर दिए, उसके पुलिस व्यवस्था लगती है, मतलब उसमें हाथ नहीं डालते, वो भी पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, हाथ नहीं डालती, धार्मिक है वो। जैसे कोई भी जुलूस निकाले, चाहे हिंदू का, चाहे मुस्लिम का, चाहे सिख का, सबके पास हथियार रख के घूमे हैं, तो सब नहीं करते, लेकिन पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचता है। रोड में जा रहे पूरा ब्लॉक ही कर देते हैं ना, दूसरे रास्ते से निकलना पड़ता है, घंटों ट्रैफिक जाम, ये सब नहीं करना होता। इसके आधार पे आपको रोक लगाया जा सकता है, कोई जुलूस नहीं निकलेगा, बंद, रोड ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन नहीं करते ऐसा, ठीक है। लेकिन वही मैं बोला, 3 आधार है उसके उल्लंघन नहीं होना, उन 3 आधारों पर ये स्वतंत्रता पे रोक लगाई जा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता कर रहे हो और पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंच रहा है तो नहीं, मॉरलिटी सदाचार को नुकसान पहुंच रहा है तो नहीं कर सकते, ठीक है। और एक और कोई पॉइंट है, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, और देख लूंगा एक और पॉइंट है, 3 पॉइंट है, उसके आधार पे आप रोक लगा जा सकता है, ठीक है, इतना क्लियर, ठीक। आर्टिकल 26 क्या बोलता है? आर्टिकल 26 से बोलता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकते हो आप, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हो। आर्टिकल 27 बोलता है कि भारत सरकार या राज्य मतलब जो आर्टिकल 12 में बोला गया है कि किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई टैक्स नहीं लेगा, किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई टैक्स नहीं लेगा। जैसे अभी सरकार है बोले कि नहीं यार बहुत सारे मंदिर बनाने हैं, एक काम करो, अपने इनकम का ये इतना प्रतिशत हिस्सा दो, टैक्स ला दिए, जीएसटी है उसमें इतना % ये मंदिर बनने में जाएगा, ठीक है। कहीं तीर्थ यात्रा है, जाने के लिए जो तीर्थ यात्रा है उनको जो छूट दिया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनके लिए यूज़ होगा, तो एक प्रकार के धर्म को बढ़ावा देना है। या कोई और सरकार आया बोला कि यार मस्जिद बनाना है, चर्च बनाना है, ठीक है, तो ये सब क्या है, धार्मिक किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं वसूलेगा, कौन सा आर्टिकल 27, इतना क्लियर। निरोधक कानून, डिटेंटिव लॉ हिंदी में निरोधक कानून बोलते हैं। टाडा, पोटा, माकोका, राजकोका, गुकोका, गुजकोका, सब ये डिटेंशन लॉ, ठीक है। आर्टिकल 25, अच्छा, आर्टिकल 21 में मरने का अधिकार, जीने का अधिकार बताया था,
उसमें एक पॉइंट बताना है वो बताता हूँ। हेल्थ, अच्छा जो अभी 25 में बात कर रहे हैं, वापस आऊंगा उसमें आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, धर्म में लिखी हुई बातों के अनुरूप आचरण और अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण मतलब फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कंसाइंस विवेक, अंतःकरण इस शब्द का क्या मतलब होता है? सही गलत निर्णय लेने का फैसला, सही क्या है गलत क्या है आप डिसाइड करो। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये सारे आर्टिकल्स कौन 25 प्रोवाइड करते हैं, ये सारे प्रावधान कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 25। लेकिन ये स्वतंत्रता जो है एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, निर्बाध नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब कोई उसमें रोक टोक नहीं है, निर्बाध नहीं है। उन पे रोक लगाया जा सकता है किस आधार पे? पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मोरालिटी, सदाचार, इसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हेल्थ, स्वास्थ्य को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो फिर ये स्वतंत्रता जो है रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। आर्टिकल 25 के अंतर्गत 4 अधिकार मिलते हैं। पहला, धर्म को मानने। दूसरा, उसका प्रचार प्रसार करने। तीसरा, धर्म की लिखी हुई बातों को उसके अनुरूप आचरण करने। चौथा, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है। अब मैं वापस आर्टिकल 19(1) में आऊंगा। मैं बोला था कि सम्मेलन कर सकते हो, बैठा हुआ सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन वहां पे एक पॉइंट था कि बिना हथियार के। अब वही बोला जैसे सिख लोग कृपाण धारण करके मीटिंग कर रहे हैं, तो वो तो लगेगा ना हथियार पकड़ के आए मीटिंग, तभी भी बात कर सकता है। तो आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं है, ठीक है, ये आर्टिकल 25 का पालन है। क्यों? सिख धर्म में बोला गया कि वो कृपाण रख सकते हैं, तो रख सकते, तो आर्टिकल 25 का पालन है, ठीक है, तो अपवाद नहीं। तो सिख जो कृपाण धारण करते हैं उनको जो छूट मिला हुआ है वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है पूछे तो आर्टिकल 25 से रिलेटेड, ठीक है, ना कि 19(1)(b) का अपवाद है, ठीक है। और धर्म परिवर्तन का भी अधिकार है। धर्म को मानने, अंतःकरण की स्वतंत्रता मिले ना। अपने जैसे मैं आज हिंदू हूँ, मैं को मन किया क्रिश्चियन अच्छा है, क्रिश्चियन अपना लिया, इस्लाम अच्छा है, इस्लाम अपने लिया, कोई और धर्म अपना अच्छा, ये कर सकता हूँ, ठीक है, ये भी स्वतंत्रता नागरिकों को मिली हुई है। लेकिन कई लोग जैसे प्रचार प्रसार करते हैं और पैसे का लालच देके दबाव बना के ये करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। कोई दबाव में धर्म परिवर्तन नहीं करेगा, ठीक है। और आर्टिकल 25 क्या बोलता है? हिंदू धर्म लिखा हुआ है। हिंदू धर्म से संबंधित सभी स्थल, मंदिर समाज के सभी वर्ग के लिए खुले रहेंगे। कोई ऐसा नहीं कि नीची जाति ऊंची जाति के लिए बंद हो गया ये मंदिर। पहले चलता था ना, ये मंदिर में प्रवेश नहीं, कोई रख दिया कदम तो पूरा मंदिर धो रहे हैं, ऐसा सिस्टम नहीं। आर्टिकल 25 और 15 में क्या डिफरेंस है? 15 में हिंदू धर्म नहीं लिखा, वो सभी सार्वजनिक स्थल की बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ क्या बात कर रहा है? हिंदू धर्म और मंदिर की बात कर रहा है, ठीक है। इतना क्लियर? वापस आता हूँ आर्टिकल 21 में। एक बात बताना, आर्टिकल 21 क्या बोला? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बताया, ठीक, जिसमें अगर एग्जाम में पूछ दे मरने की स्वतंत्रता शामिल है क्या? नहीं है लिखना, ठीक है, मैं भले बताया नहीं है, ऐसा नहीं, तो जीने की भी स्वतंत्रता भी है तो मरने की भी स्वतंत्रता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोला गया, खुल के नहीं बोला, नहीं तो हर कोई फिर राइट के लिए प्रेरित हो जाएगा। मरने की स्वतंत्रता है भाई, अधिकार मान के चलेगा उसको, ठीक है, तो ये नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई मामले में ऐसे निर्णय दिया जिसमें लगा कि यार वो मरने की स्वतंत्रता को दे रहा है। कैसे केस में? एक अरुणा शानबाग का केस था, वो थी अरुणा शानबाग, महिला थी, फीमेल नर्स थी, उसके साथ रेप हुआ, ठीक है। जब वो 34-35 साल से, फिर क्या अभी 2015 में उसका डेथ हुआ, ठीक है, 34-35 साल से वो कोमा, 34-35 या 40-40 साल तक कोमा में थी, ठीक है, इतने साल तक कोमा। अब बताओ उसका लाइफ तो मर जाती तो ज्यादा अच्छा रहता, ऐसे था, जी रही है 35-30-40 साल तक कोमा में, कोई 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल नहीं, पूरा लाइफ ही उसका बेकार हो गया, ठीक है। तो उसके जो वकील थे, उन्होंने, वकील का नाम पिंकी की था शायद, नाम पिंकी ईरानी उसके वकील थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि इसको मार दो यार, ठीक है, मतलब मेरे से खुद देखा जाए, इतने साल से हूँ साथ में, मेरे से देखा जा रहा है, कोई ऐसा इंजेक्शन दे दो, इसका कहानी खत्म करो, ये जी रही है तो डेली मर रही है, एक बार मरेगी वो ज़्यादा बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि मना कर दिया, लेकिन बोले कि आगे 2015 में तो वो खत्म हो भी गई, 2015 में निमोनिया से मृत्यु हो गई, उसको निमोनिया हो गया था, ठीक है, तब बूढ़ी भी हो चुकी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे निर्णय दिया जिसमें लगा कि मरने का अधिकार दिया जा रहा है, ठीक है, डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली, ठीक है, और एक पॉइंट भी बोल दिया कि कब दिया जा सकता है, जब किसी पर्सन को असाध्य बीमारी हो जाए। असाध्य बीमारी इनक्योरेबल डिसीज बोलते हैं,
जैसे कोई ऐसी बीमारी हो गई जो ठीक नहीं हो सकती, अभी तक ऐसा कोई दवाई नहीं है, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो उसको सुधार सके, ठीक है, और लग रहा है कि आपका जीना मरने से बदतर है, ठीक है, तब दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी प्रूफ कर दिया, मैं जाके बोल रहा हूँ भाई ऐसा बीमारी हो गया, ऐसी फुंसी फोड़ा हो गया, जीना बेहतर है, गाल पे पिंपल हो गया, मजा नहीं आ रहा जीने में, ठीक है। ये क्या है, डिसाइड कौन करेगा, 4 डॉक्टर की टीम दी जाए, एक मेडिकल बोर्ड का गठन होगा, मेडिकल बोर्ड का गठन होगा, वो मेडिकल बोर्ड में 4 स्पेशल डॉक्टर रहेंगे, वो लिख के देंगे तब कि हाँ भाई सही में ऐसा डिसीज है जो अभी हम लोग के पहुंच के बाद है, अभी टाइम लगेगा इसको साथ देने किया जाता है, तो ये किया जाता है, ठीक है। जैसे कई लोग को लकवा को मार देते हैं, ठीक है, पूरा मतलब बॉडी डिसेबल हो गया, ठीक है, कोमा में ही चले गए, ठीक, और कोई ऐसे तो उतना कोई कोर्ट मालूम जाता नहीं, लेकिन अगर जाए तो सुप्रीम कोर्ट को बोला सकता है कि वहाँ अपनी बात रखी जा सकती है कि यार इसका जीना बदतर हो गया मरने से, तो एक काम करो मारी दो, ठीक है। बहुत सारे इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, इंजेक्शन लगाए समापन, ठीक है। तो ये समझ है आर्टिकल 21 में इस तरीके से मरने का अधिकार दिया है। अब ये आर्टिकल 21 में एक और बात आती है, संथारा वाला जो केस चल रहा था, आर्टिकल 25 और 21 सब मिला के पढ़ा रहा हूँ। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता बताया, ठीक है, मौर्य वंश अभी नहीं पढ़ा हूँ ना, मौर्य वंश नहीं पढ़ा हूँ। एक कहानी बताता हूँ, बोर हो गए लग गया होगा, नहीं सुन चुके हो कहानी बताता हूँ, उससे ये संविधान का आर्टिकल शामिल है। लास्ट में पूछूंगा, अब बोलोगे कि इस कहानी का संविधान से क्या संबंध है, और बहुत गहरा संबंध है, ठीक है। सिकंदर जब भारत पे आक्रमण करने वाला था, ठीक है, उससे पहले ये फारस अरब सब जीत के आ गया, ठीक, अफगानिस्तान तक पहुंच गया, तब तक्षशिला के एक शिक्षक को ये चिंता सताई कि यार भारत धर्म की संस्कृति खतरे में है, ठीक है, भारत धर्म की संस्कृति खतरे में, भारत ही खतरे में, भारत के नागरिक खतरे में है, तो क्या किया जाए। उस टाइम अब जो तक्षशिला का टीचर था, तक्षशिला के जो राजा था वो उतना पावरफुल नहीं था कि वो सिकंदर को जैसे, वैसे ही वो दूर दराज में था, उसका राजा कहा पड़ता कौन रहा, नाम ही काफी था सिकंदर का नाम सुनिए, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, बस उसके पहुंचने की खबर मिल रही थी, ठीक है। तो वो डर रहा था। अब वो टीचर का नाम था कौटिल्य, विष्णुगुप्त चाणक्य। वो बोला यहाँ के राजा में दम नहीं है, जाया जाए कहाँ, मगध के राजा पास, ठीक है। तो मगध का राजा था धनानंद, घनानंद या धनानंद बोलते हैं। धन के एकदम लालची था, एनी टाइम पिए रहता था, एनी टाइम पिए, एनी टाइम महफिल जमे रहता था, पी रहा है, डांस कर रहा है, डांस करवा रहा है, ऐसा था, चलते रहता था एनी टाइम, ठीक है। लेकिन पावरफुल राजा था, मतलब सेना बहुत थे। फिर वो मगध के राजा के पास क्यों गया, एक तो उसके पास सेना काफी थी, 4-4, 5-5 लाख की सेना थी, ठीक है। और जो सिकंदर लेके आ रहा था ऐसी 1 लाख सेना, मतलब जीत के 1 लाख कर दिया था। वो निकला था कुछ 15-20 हज़ार के साथ, जीत के सब सेना को शामिल करके 1 लाख तक पहुंचा दिया। अब मगध गया, मगध क्यों गया, क्योंकि वो एक तो केंद्र में पड़ता था, उस टाइम 16 महाजनपद में बटे हुए थे, मगध भी एक महाजनपद था, ठीक है। तो 16 महाजनपद थे, उसमें मगध एक पावरफुल जनपद था और केंद्र में पड़ता था, मतलब यूपी बिहार वाला जो एरिया था, पटना अपना यूपी, वो सब मगध के क्षेत्र में आता था। तो बोले कि ये केंद्र पड़ेगा, यहाँ से सबको कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर मगध एक बार कदम ले ले, सबको बोले कि ये 16 जनपद अब एक होंगे, अखंड भारत बनेगा, तो कोई नहीं टालेगा। जो टाला वो 5 लाख की सेना टूटेगी वहाँ पे, ठीक है। तो कोई मान गया। लेकिन अब वहाँ आया चाणक्य, उस टाइम महफिल चल रहा था, बढ़िया पिया था, गाना चल रहा था, लैला और लैला, अब उसी टाइम चाणक्य का एंट्री हुआ, ठीक है। वो बोला अरे महाराज मेरा सुनो, तो अबे नाम ले, ठीक है। फिर अरे महाराज सुनो तो अबे, फिर बोला सुन बोल रहा हूँ, ठीक है बताओ क्या बात है। तो बोला कि ठीक है बात ऐसा है, सिकंदर आ रहा है, मैप दिखाया खोल के, उस टाइम ऐसी रफ मैप था इंडिया का, खोल के दिखाया, बोला कि यार सिकंदर यहाँ पहुँच गया है, ये आपका मगध है, यहाँ से सभी महाजनपदों को कंट्रोल किया जा सकता है, आप बोलो तो कोई मना नहीं करेगा, आप एक बार कदम तो लेके देखो, और सिकंदर आ जाएगा। अगर सब अलग अलग महाजनपद में रहेंगे, पहले एक महाजनपद को रहेगा, फिर एक को, फिर वो साथी बनेंगे, फिर दूसरे को, ऐसा कर करके 16 महाजनपद हार जाएगी, आपकी भी महाजनपद भी हार जाएगा। जब तक आपकी महाजनपद हार जाएगा नहीं बोला था ना, तब तक वो आराम से बैठ के सुना, ठीक है। जैसे ही बोला आपकी महाजनपद को भी हरा देगा, उसका मूड खराब हो गया, ऐसे पिया हुआ था, उसका वही छोटी वगैरह, ठीक है। और 2-3 उलान बाटी खाया, सीढ़ी से नीचे गिरा, उसका मूड खराब। और वो चोटी बांध लेता है, खोल लेता है, दोनों में से शायद बांध लेता है क्या खोल लेता है, यार खोल देता है, ठीक है, छोटी बार, ठीक है। मोला सिखाता भाग बोला, एक तो ऐसी मूड बढ़िया बना था, खराब कर दिया, निकल यहाँ से साला, मेरे किसी में दम नहीं कि मेरे को हरा सके, ये सब बोला।
चाणक्य का मूड खराब, चोटी खोल दिया ना, बांध दिया, खोल दिया, ठीक है, चोटी खोल दिया और बोला कि जब तक इसको अपने तेरे खून से नहीं दूंगा अपने चोटी को तब तक बांधूंगा नहीं, ठीक है। बोला कि अब वो भी पिया हुआ था, बोला कि ठीक है जो करना है कर ले, ठीक है, ठीक करता हूँ। और वहाँ से निकल गया। अब मगध में था, इधर उधर गया, थोड़े बहुत सेना ने इकट्ठा किया है ना, प्रयास किया मारने पीटने का, नहीं हार गया चाणक्य। और वो मजे ले रहा था, कौन धना, बोला कि चल ठीक है प्रयास कर, कितना प्रयास करता है। फिर ना देखा कि किसी में साला अखंड भारत बनाने की क्षमता नहीं है, कोई ऐसा राजा नहीं है। दिमाग था चाणक्य के पास, अब वो ढूंढ रहा था एक लीडर जो लीड कर सके पूरी जनता को, ठीक है। फिर देखा चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक बच्चा था, ठीक है, और वो मजाक मजाक में खेल में सबको बच्चे लोग को बैठाया था, खुद एक ऐसी लकड़ी का बना था बैठने को, उसमें बैठ के राजा ने पोजिशन में, हाँ इधर आओ तुम ऐसा करो। तो उसमें देखा कि साला इसमें लीड करने की कैपेसिटी है, ठीक है, क्षमता लगा है। आया, थोड़ा टेस्ट लिया, परीक्षा लिया, फिर बोला कि तुम अब से सम्राट हो, अखंड भारत हो। बोला वो तो अभी भी हो, मजाक कर रहे हो, उसको ही पकड़ होगा। फिर उसको बताया मैंने मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस मैटर चल रहा है, ठीक है। धनानंद कुरान है, बोला कि ठीक है। और वो बच्चा था, फिर उसको ट्रेनिंग दिया, ठीक है, ट्रेनिंग दिया, पूरे शास्त्र सिखाया, और शस्त्र तो बाहर से इम्पोर्टेड व्यक्ति लोग को बुलाया और सिखाया। धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ, फिर आक्रमण करना चालू किया मगध में। तो हार जाता था, जब लड़ाई करता तब हार जाता, मार खा के वापस जाता, ठीक है। फिर चाणक्य को समझ नहीं आया, वो भी एक टाइम में हार मानने वाला था। उसी टाइम एक उसको की पॉइंट मिल गया कि कैसे जीता जा सकता है। वो हार मान के बैठा ही था, चंद्रगुप्त मौर्य दोनों ऐसे ही बैठे थे। चला थोड़ी देर बाद हम लोग भी चलने वाला था कि वो देखा माता अपने बच्चे को सोच रही थी, ठीक है। क्यों मार रही थी? क्योंकि उसका हाथ जल गया था। और हाथ क्यों जला था? जो कोई गर्म गंजी था उसको पकड़ लिया। तो जैसे कोई गंजी भी गर्म करो तो उसके पास वाला हिस्सा गर्म रहता ना, तो उसको वही बोल रही थी कि बेवकूफ लड़का, इसको पीछे साइड से पकड़ेगा तो गर्म नहीं लगेगा, तो हाथ नहीं जलेगा। जहां पे गर्म है वहीं पे तू पकड़ेगा तो तेरा हाथ जलना ही है, पीछे से पकड़ तो तेरा हाथ नहीं जलेगा। चाणक्य को क्लिक कर गया दिमाग, जैसे कालिदास को क्लिक किया था वो रस्सी वाला, बार बार प्रयास करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, बस वही क्लिक कर गया। चाणक्य बोला मैं भी तो ये गलती कर रहा हूँ, जहाँ पे ये पावरफुल है, मगध में पावरफुल है, वहीं पे मैं आक्रमण कर रहा हूँ। इतनी कम से लेके कैसे जीतूंगा? कितना ही क्या स्ट्रेटेजी बना लोगे, ठीक है, नहीं बना पाऊँ। तो उसको समझ आ गया। फिर वो क्या किया, बॉर्डर से हराना चालू किया, बॉर्डर के लोगों को उकसाया, भड़काया, बहुत सारा दिमाग लगाया। इधर उधर के राजा को ना इसके नाम से लेटर लिख देता था। सब जानते हैं पीए पाए रहता है, पीए पाए में लिख दिया होगा करके, इधर उधर लेटर लिख देता था उसके नाम से, मैं इसका सम्राट बोल रहा हूँ, इतना करने को ऐसा कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। सब भड़क जाते थे। उसके बाद जाता था, 2 राजा को और भड़का दिया, तेरे को भी लेटर आया, तेरे को भी लेटर आया। फिर चाणक्य पहुंचा कि मैं दूध बना के भेजा हूँ, दूध बना के भेजा गया है, ये करना है। ऐसे बहुत सारे भड़काने वाले काम किए, ठीक है। साम दाम दंड भेद सब अपनाया, सबको भड़का दिया, सेना इकट्ठा किया, आक्रमण किया, मगध राज्य में हरा दिया, ठीक है। हरा दिया, खून से बढ़िया बाल धोया, शैम्पू दिया, ठीक है। उसके बाद राजगद्दी पे बिठाया किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक। और उससे पहले मगध जब था, और वैसा ही हुआ, जब पूरस से लड़ाई लड़ा तो देखा साला इतना हाथी थे। हाथी पहली बार देखे लोग, अभी ये क्या जानवर आ गया, पहली बार ऐसा देखा। और वो भी हाथी को भी आर्मर पहना जाते हैं ना, हाथी भी सिर्फ चल रहा है, बैठ रहा है, ऐसा काम नहीं। वो भी 1 लाख मारे 100 मीटर दूर, उसके भी सब पैर हाथ सूंड में सब में हथियार बांध देते थे, ठीक है। और उसको भी आर्मर पहना जाता, कोई तीर भाला फेंक के मारे तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहली बार हाथी देखा था सिकंदर। और वो जब व्यास नदी पार करने से मना कर दी उसकी सारी सेना, सिकंदर नहीं मना किया, उसकी सेना मना कर दी। हो गया भाई, तेरे को लड़ने का जज्बा है, ठीक है। हम लोग को नहीं है, थक गए थे, 14 साल से लड़े जा रहे थे। घर द्वार की याद आ रही थी, बच्चे की याद आ रही थी, बीवी की याद आ रही थी, कई दिन हो गए मेरे भी लाभ नहीं हुआ, कुछ तो है खाओ साले, तुम यहाँ सब रानी बना घूम रहे हो, ऐसा नहीं। व्यास नदी पार करने से मना कर दिया। व्यास नदी देखे घना के उस पर 4-4, 5-5 लाख सेना मना कर दिया। उसके बाद में सिकंदर आया, और सिकंदर तो चले गए, और इधर चंद्रगुप्त मौर्य जीत भी गए, अखंड भारत बन भी गया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य फिर अंतिम समय में क्या, जैन धर्म अपना लेता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य था हिंदू, लेकिन अंतिम समय में क्या, जैन धर्म अपना लेता है, ठीक है। जैन धर्म अपनाया। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई पता है? कैसे मृत्यु हुई? संथारा प्रथा, संथारा जैसा प्रथा, उस टाइम वो संथारा नाम से फेमस था कि नहीं था पता नहीं। जैन धर्म में क्या रहता है, लास्ट टाइम में हो गया आपका मोह भंग हो गया, जीवन जितना जीना था जी लिया मजे से। चंद्रगुप्त मौर्य बोला जितना मारना काटना था मार लिया, ठीक है। जितना सत्ता का सुख भोगना था भोग लिया, ठीक है। अब क्या करना है, ये लाइफ खत्म करना है,
तो ऐसा माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। समझ लो कि अगर आप खाना पीना त्याग दोगे, खाना और पीना पहले थोड़ा 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 क्वांटिटी में कम करते, फिर बंदी कर देते, फिर वो मृत्यु हो जाती है इंसान की। ठीक है, इस तरीके से कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। ये संधारा प्रथा भी जैन धर्म में प्रचलित है, अभी भी संधारा प्रथा बोला जाता है। ऐसे ही मरते, जब हो गया मोह भंग हो गया, लगे बहुत दुनिया देख लिए, अब चलना चाहिए। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की ऐसी मृत्यु हुई। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार की भी अच्छी कहानी है। नाम बिंदुसार कैसे पड़ा बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या जहर खिलाते थे, चाणक्य जहर खिलाता था जब से छोड़ा था। क्या पहले बोला था उस टाइम भी ये टेक्निक था, तीर शरीर के आर पार हो जाए बचा लिया जाता जान। ठीक है, लेकिन कोई ऐसे से जहर रहते थे, खिला दिए तुरंत समापन, खाना मिला खिला दिए, किसको पता। ठीक, तो ये सबसे बचने के लिए चाणक्य क्या करता था, वो एक लड़की बताया था जहर खाती थी, फिर भी उसका असर नहीं होता था। वहां से उसको कंसेप्ट मिला, आइडिया मिला। तो ये जो क्या लगाते हो, कोरोना का वैक्सीन वगैरह लगाते हो ना, तो उसी बेसिस पे काम करता है। पहले से आपके अंदर कोई जहर मौजूद है तो बाहर का जहर काम नहीं करता, उसको जहर खिलाता था। ठीक है, वो कहानी पे नहीं जा रहा हूँ, जहर खिलाता था। अब क्या है, उसके खाने का पूरा ध्यान चाणक्य रखता था। तो उसकी जो वाइफ थी चंद्रगुप्त मौर्य की, मतलब जो बिंदुसार की माँ थी, तो वो क्या है उसके पास भटकने नहीं देता था चाणक्य, तो गुस्सा करती थी उसकी वाइफ। अब एक दिन चाणक्य कहीं बाहर चले गया और ये अपने दरबार में महल में खाना खा रहा था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, 7 दिन बचा था बिंदुसार के आने को। ठीक है, तो उसी टाइम उसकी वाइफ एंट्री करती है और बोलती कि आज बढ़िया मौका है, चाणक्य भी नहीं है, थोड़ा प्यार दिखा दो। बोले ठीक है आओ बैठो, खाना खिलाता हूँ तुमको, हाथ से बढ़िया खाना खिलाता है। तो उसका समापन ही हो जाता है। क्यों? उसमें इतना क्वांटिटी में जहर मिला रहता है। शुरुआत में तो थोड़ा 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 जहर मिला, उसके बॉडी आदत हो जाता है उस जहर के लिए, लेकिन वो महिला तो नहीं रहती ना, आदत नहीं रहती है। ठीक है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। ठीक है, वो बच्चा भी मर जाता है। उसी टाइम चाणक्य की एंट्री होती है, वो बोल देता है सबको कि क्या इसको तलवार से काट के उसका पेट से बच्चा निकाल लो। तो ऐसे ही कर दिया जाता है। ठीक, तो जब शायद मरे नहीं रहती, मरने वाली होती है, लेकिन मालूम रहता है कि भाई अब नहीं बचेगी, उसी टाइम बच्चे को निकाल जाता है। वो टाइम नहीं कि पूरा साइंटिफिक प्रोसेस से निकाला जाए, मतलब जिस जो प्रक्रिया रहता है वैसे काट के उसका पेट निकाला जाता है, उसकी मृत्यु जाती है। मैंने अब ये क्यों बता रहा हूँ, आगे मालूम चलेगा। बिंदुसार शासन करता है। चाणक्य जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत ऊंचा उठाया, वैसे बिंदुसार को बिठा देता है। अब चाणक्य के क्या बहुत सारे विरोधी हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे विरोधी हो जाते हैं, तो सब क्या चाणक्य के खिलाफ कहीं ना कहीं साजिश रचते रहते हैं। ठीक, कोई बात नहीं बनती। चाणक्य इतना समझदार था, उसने चाणक्य नीति भी लिखी, कितना अच्छा अच्छा पॉइंट है, कभी पढ़ना चाणक्य नीति। ठीक है, आज भी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगे आपके, वो नियम फॉलो करना। तो चाणक्य के बारे में भड़काने वाले बहुत लोग थे। तो एक दिन क्या किया, बिंदुसार को एक जन भड़का दिया। चाणक्य का एक कंपटीटर था, तो वही महामंत्री था, भड़का दिया। बोला कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी माताजी का मृत्यु किसके वजह से हुआ? बोला कि हाँ जहर और खाली थी, सुना मैं। बोला कि जहर नहीं, चाणक्य ने मारा। अच्छा, चाणक्य ने मारा? बोला कि हाँ चाणक्य ने मारा। यकीन नहीं होता तो जो ताया लोग रहते हैं ना, उस टाइम मौजूद रहते हैं, तो उनको बुलाओ और पूछो। बोला कि अच्छा तुम जहर मिला खिलाते थे मेरे बाबू को? बोला हाँ। और पेट से काट के निकाले, तलवार काट के उसको बचाया जा सकता था। अब बचाया जा सकता पता नहीं, बट चांसेस थे, प्रयास किए नहीं, लेकिन आपको जाने तो भड़क जाता है, मेरी माता को तुमने मारा है ना, बचपन से मैंने अपनी माँ को नहीं देखा। इस थोड़ा इमोशनल रहता है। इमोशनल में थोड़ा दारू पीता है और चाणक्य को बुलाओ, चाणक्य को है। अब वो क्या है, अब वो स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए इज्जत ही सब चीज़ है। जान जाए पर इज्जत न जाए, प्राण जाए पर इज्जत न जाए वाला रहता है ना। उसको बुलाया तो उसको ये बिहेवियर बर्दाश्त नहीं हुआ। साला जिस भारत देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया ना, उस भारत देश का राजा मेरे को ऐसे बात करेगा? ठीक है, इतनी औकात। उसको नाराज होकर चले जाता है। ठीक है, उसको क्या है, बिंदुसार बुलाता है, बुला के ले गया उसने और 2-3 गाली बोल देते हैं। उसको बर्दाश्त नहीं होता, चले जाता है छोड़ के। ठीक, फिर वो श्रवणबेलगोला में जाता है, कर्नाटक में, वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की भी मृत्यु होती है। वहीं पे वो भी पेड़ के पास जाके बैठ जाता है। ये जो संधारा प्रथा जैसे मृत्यु होती है, वो भी खाना पीना त्याग देता है और उसी तरीके से मृत्यु हो जाती है चाणक्य की भी। चाणक्य भी ऐसे मरता है। ठीक है, लेकिन मृत्यु होने से पहले वो जो बिंदुसार था, जब नशा उतरता है अगले दिन याद आता है, अरे यार फिर काम ढंग से होने नहीं लगा, कोई इधर आक्रमण करें उधर आक्रमण, कौन स्ट्रेटेजिस्ट तो चले गया है ना, मेन रणनीतिकार तो चले गया। याद आई चाणक्य की, फिर जरूरत महसूस हुई, फिर बुलाया तायलों को कि भाई गलत क्या सही किया। तो बोले भाई ऐसी तुम्हारी माँ मर रही थी, कम से कम तुमको तो बचा लिया, तुम भी नहीं आते, तो गलती का एहसास हुआ। फिर गया चाणक्य के पास, बोला सॉरी। बोला नहीं भाई, अब मैं सोच रही हूँ, डिसाइड कर ली और मैं अपने निर्णय नहीं बदलता। ठीक है, मैं अपने निर्णय नहीं बदलता।
तो वैसे ही मृत्यु होगा। मूड खराब होता है बिंदुसार का, जाता है जो भड़काया था पहले उसका गला काटता है। तो बोलोगे कि ये क्यों कहानी बताया, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य जिस तरीके से मरे ना, वो प्रथा है संथारा प्रथा, ठीक है, संथारा प्रथा। तो राजस्थान कोर्ट ने संथारा प्रथा पर रोक लगा दी थी कि जैन लोग जो ऐसे मरते हैं नहीं मरेंगे, क्यों, प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, मर रहे, आपको देख के कोई दूसरा प्रेरित होगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला उस आदेश पे स्टे लगा दिया, मतलब राजस्थान हाई कोर्ट जो था उसके डिसीजन को पलट दिया। राजस्थान हाई कोर्ट ने बोला कि आप ऐसे मर नहीं सकते, संथारा प्रथा पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला संथारा प्रथा आर्टिकल 21 का उल्लंघन ना होके आर्टिकल 25 का पालन है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन ना होके आर्टिकल 25 का पालन है, ठीक। एक साहिरा बानो पे ट्रिपल तलाक रद्द हो गया, ट्रिपल तलाक अब नहीं इसमें। साहिरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2017। इसका क्या है, इसके हस्बैंड ने तलाक बोल के समापन कर दिया, ठीक है, तलाक हो गया। तो ट्रिपल तलाक वाला मामला गया, ये साहिरा बानो चली गई सीधा सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार के खिलाफ ही केस, साहिरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का मामला है। तो ट्रिपल तलाक को धर्म के अनुरूप आचरण माना जाना चाहिए, ऐसा बोला कि उन्होंने जो इसके समर्थन थे, ट्रिपल तलाक होना चाहिए, ठीक, क्यों, ये धर्म का आचरण है, आर्टिकल 25 का पालन है, ये बोला। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली बहुत सारे वाद विवाद हुए और अल्टीमेटली क्या डिसीजन दिया, ये बोला कि जो ट्रिपल तलाक है वो ना केवल संविधान के खिलाफ है बल्कि इस्लाम धर्म के उसूलों के भी खिलाफ है, ठीक। इसको धर्म के अनुरूप आचरण नहीं माना जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर रोक लगा दी, ठीक। संथारा प्रथा बता दिया पूरा कहानी। आर्टिकल 15 और 25 में क्या डिफरेंस है ये भी बता दिया। आर्टिकल 15 भी बोलता है सार्वजनिक स्थल, लेकिन सभी के लिए। आर्टिकल 25 बोलता है कि हिंदू धर्म के लिए, और ये जो धार्मिक स्थल है ज्यादातर सभी के लिए खुले रहेंगे, कोई ऐसा नहीं कि वो नीचे जाति का ऊंची जाति का है, सबके लिए। आर्टिकल 26 में बताया था कि क्या इंस्टीट्यूशन बनाने के प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धार्मिक संस्थानों को स्थापित करने, धार्मिक संस्थानों को न केवल स्थापित करने बल्कि उसका प्रबंधन करने, मैनेजमेंट करने, प्रॉपर्टी खरीदने, प्रॉपर्टी अर्जित करने, चाहे मूवेबल हो चाहे मूवेबल हो, ठीक है, इसकी स्वतंत्रता है। किसकी, कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाने, जैसे कोई भी एक हरे कृष्ण मूवमेंट का अपन जैसे बना लिए, इंस्टीट्यूशन को बनाने की स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है आर्टिकल 26। अगर कोई मना करे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जा सकता है, ठीक। उसका प्रबंधन करने, मैनेजमेंट करने की भी अधिकार है। प्रॉपर्टी खरीदने का भी अधिकार है, कोई भी इंस्टीट्यूशन बना के, कोई भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन बना के उसके नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कि चाहे मूवेबल हो चाहे मूवेबल। मूवेबल मतलब जो मूव किया जा सकता है, कार हो गया, बाइक हो गया, ये भी प्रॉपर्टी है। घर इमूवेबल हो जाता है, जमीन इमूवेबल हो जाता है, ठीक, ये क्लियर। लेकिन ये अधिकार भी लिमिटेड है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब अभी बताया था, हिंदी वर्ड भूल गया, अत्यंतिक। एब्सोल्यूट मतलब अत्यंतिक, मतलब एकदम ऐसे नहीं कि पूरा फ्रीडम ही है, कुछ केसेस में आप पे रोक लगा सकती हो। क्या केस है, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ, जो पीछे देखे थे, ठीक है, आर्टिकल 25 जो देखे थे उसी आधार पे भी इस पे रोक लगाया सकता है, ठीक, आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 27 क्या, कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं देगा, आर्टिकल 27 ये बोलता है, ठीक है, क्लियर हुआ नहीं। मेरे खून से दूंगी। आर्टिकल 28 है, किसी भी प्रकार की सरकारी ऑब्लिक गैर सरकारी या निजी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। लेकिन ये मदरसा वगैरह को इसमें काउंट नहीं किया जाता, जैसे मदरसा में इस्लाम धर्म की उर्दू अरबी जो भी शिक्षा दी जाती होगी तो वो शिक्षा नहीं, ठीक है। लेकिन किसी भी प्रकार के प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ठीक है, या गवर्नमेंट स्कूल, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में जैसे प्रेयर वगैरह होता है वो सब चलता है ना, या जैसे ज्योति स्कूल ही हो, क्रिश्चियन स्कूल है,
अब वहाँ बैठ के पादरी लोग को बुला लिए और क्या बोलना चाहिए, उनको मोटिवेट कर रहे कि आप क्रिश्चियन धर्म अपनाओ, या किसी को बैठ के गीता पढ़ा रहे और बोल रहे कि हिंदू धर्म अपनाओ, कुरान पढ़ा रहे बोले इस्लाम धर्म अपनाओ, बाइबल पढ़ा रहे बोलो कि ये अपनाओ। ऐसा नहीं, किसी भी प्रकार की सरकारी ऑब्लिक गैर सरकारी या निजी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, कॉमन एजुकेशन दिया जाएगा, रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया जाएगा। वो मदरसा तो बना इसी के लिए, ठीक है। और कुछ जो जैसे और हिंदू में क्या रहता है अपना, कुछ ऐसा कुछ है क्या इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक। लेकिन कुछ केस बताता हूँ। तमिलनाडु ने वंदे मातरम लागू कर दिया, मालूम? वंदे मातरम एक राष्ट्रीय गीत है, मदरसा में लागू कर दिया था, तो ये कोर्ट में गया मामला और पूरा वंदे मातरम क्या है, राष्ट्रीय गीत है कि राष्ट्रीय गान है? राष्ट्रीय गान जन गण मन, ठीक है। 2017 में हाईकोर्ट ने मद्रास के संदर्भ में निर्णय किया कि मद्रास वो राज्य है जहां पर 2017 में सभी शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया, और उसके खिलाफ ये लोग कोर्ट में गए। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, ये किसी भी तरह से धार्मिक शिक्षा नहीं है, इसलिए इस प्रकार के पर रोक नहीं है। देखो वंदे मातरम लागू कर दिए, ठीक है, और ये कहने में बोला कि ये धार्मिक शिक्षा में नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम बोला कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, हर जगह चलेगा, ठीक है। तो वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया, कौन से राज्य ने? तमिलनाडु ने, ठीक है। वंदे मातरम मतलब राष्ट्रीय गीत को अनिवार्य कर दिया, किसने? तमिलनाडु राज्य ने। ये पूछा था तो उस टाइम का करंट अफेयर में पूछा गया था, कोई एग्जाम में आता तो किस राज्य ने वंदे मातरम अनिवार्य किया? तमिलनाडु ने। फिर पूछेगा किस राज्य ने राष्ट्रीय गान अनिवार्य किया? यूपी। राष्ट्रीय गीत अनिवार्य किया? तमिलनाडु। राष्ट्रीय गान ये योगी आदित्यनाथ, यूपी ने किया, ठीक है। इतना याद हुआ। फिर 29-30 है शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार। इसको बताने से पहले हुआ है, देख लो नहीं तो खपत हो जाएगा, थोड़ा दिमाग में जाना चाहिए। मैं बता दिया वो जो नोट्स बताया, कहाँ तक भेजे, कौन से पेज तक भेजे थे? पूरा कॉपी मौलिक अधिकार। हाँ ठीक है, ठीक। तो मौलिक अधिकार का नोट्स भेजा चुका है। आर्टिकल कहाँ तक देखो, उसमें पेज नंबर 70 जो कॉपी फोटो है, पीडीएफ पेज नहीं, जो कॉपी का पेज नंबर 70 लिखा हुआ है, वहां तक देखिए एक बार, ठीक। और ये बताइए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है?